तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके सही पार्ट में पूरा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मेटा डेटा किसे कहते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। देखिए, तो आप लिखेंगे मेटा डेटा डेटा वेयरहाउस को डिस्क्राइब करता है। मेटा डेटा एक प्रकार का डेटा होता है जो कि डेटा वेयरहाउस को डिस्क्राइब करता है और मेटा डेटा डेटा वेयरहाउस में रखा जाता है बिल्डिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए। देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आपका है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस, तो डेटा वेयरहाउस में कई प्रकार का डेटा यहाँ पे होता है। डेटा वेयरहाउस में कई प्रकार का डेटा होता है, तो इस डेटा को बोलते हैं मेटा डेटा। इस डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं और इसी डेटा की सहायता से मैनेजिंग किया जाता है, बिल्डिंग किया जाता है और डिसीजन मेकिंग में भी इसका रोल होता है। तो आप लिखेंगे इसीलिए मेटा डेटा एक प्रकार का डेटा होता है जो कि डेटा वेयरहाउस को डिस्क्राइब करता है और इसीलिए मेटा डेटा डेटा वेयरहाउस में रखा जाता है बिल्डिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए और यहाँ पे मैनेजिंग के लिए। देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक बुक का, तो बुक में क्या होता है, बुक का कंटेंट होता है, बुक में ऑथर का नाम होता है, कॉपीराइट, पब्लिकेशन। तो यहाँ पे जितने सारे टर्म दिए गए हैं, दीज आर दी ट्रीटेड एज मेटा डेटा। अगर देखिए, तो आप लिखेंगे मेटा डेटा एक प्रकार का डेटा होता है जो कि डेटा को डिस्क्राइब करता है और यह जो है डेटा के बारे में, यानी कि डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, डेटा के फॉर्मेट के बारे में, डेटा के कंटेंट के बारे में और डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, और इसकी सहायता से जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, डिस्कवरेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, उसमें इसका यूज किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। और यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि मेटा डेटा कई सारे फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में, XML के फॉर्म में, RDF के फॉर्म में। तो इन सभी के फॉर्म में यहाँ पे मेटा डेटा स्टोर होता है। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि मेटा डेटा स्टैंडर्ड और यहाँ पे मेटा डेटा स्कीमा का यूज करके डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट कि यहाँ पे मेटा डेटा, यानी कि यहाँ पे कई प्रकार का मेटा डेटा स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है मेटा डेटा के क्रिएशन में, मेटा डेटा को डेवलप करने के लिए, मेटा डेटा के मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया मेटा डेटा स्टैंडर्ड, जैसे कि डबलिन को schema.org और यहाँ पे METS यानी कि मेटा डेटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। सो दीज आर दी मेटा डेटा स्टैंडर्ड। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो मेटा डेटा स्कीमा होता है, यह डेटा की जो भी यहाँ पे मेटा डेटा होता है, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करता है और उस जो भी यहाँ पे डेटा होता है उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मेटा डेटा के। देखिए, जैसे कि फाइल मेटा डेटा, तो जो भी यहाँ पे फाइल से रिलेटेड, जो भी यहाँ पे फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो उसे बोलते हैं फाइल मेटा डेटा। जैसे कि फाइल का नेम, साइज, टाइप और कभी बना है, क्रिएशन डेटा। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है इमेज मेटा डेटा, यानी कि इमेज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है तो उसे बोलते हैं इमेज मेटा डेटा। जैसे कि यहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन हो गया। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन, कलर, डेप्थ, कैमरा। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द इमेज मेटा डेटा। इसी प्रकार से म्यूजिक मेटा डेटा, तो आप लिखेंगे कि म्यूजिक के बारे में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन शामिल होती है उसे बोलते हैं म्यूजिक मेटा डेटा। जैसे कि इसका टाइटल, आर्टिस्ट, एल्बम और यहाँ पे हो गया जेनर। अगला आपका वीडियो मेटा डेटा। ठीक, डॉक्यूमेंट मेटा डेटा, डेटाबेस मेटा डेटा, डेटाबेस में जैसे कि आपको हो गया स्ट्रक्चर, टेबल, फील्ड। और यहाँ पे अगला आपका है
वेब मेटा डेटा, जैसे कि आपको हो गया वेब पेज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शामिल होती है उसे बोलते हैं वेब मेटा डेटा, जैसे कि टाइटल, कीबोर्ड, डिस्क्रिप्शन. सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी मेटा डेटा. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ टाइप दिया गया है मेटा डेटा का, यानी कि जैसे कि आपको हो गया डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, एजुकेशनल मेटा डेटा, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, और यहाँ देखिए स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, और यहाँ पे मेटा डेटा का अगला टाइप है प्रोवेनियंस मेटा डेटा, और यहाँ पे आपका अगला है राइट मेटा डेटा, और यहाँ पे आपका अगला है एजुकेशनल मेटा डेटा. सो दीज आर द टाइप ऑफ द मेटा डेटा. अब यहाँ पे जो भी आप टाइप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे जो भी आप टाइप देख रहे हो, स्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशनल हो गया, राइट मेटा डेटा हो गया, तो इसके करने मतलब क्या है. देखिए जैसे कि यहाँ पे ये आपका है डेटा वेयर हाउस, तो इस डेटा वेयर हाउस में कई प्रकार का मेटा डेटा होता है. तो यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर को क्या नीड है, क्या डिमांड है, तो वो डेटा यूजर को प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे आया यूजर, यहाँ पे यूजर आया और उसने बोला कि मुझे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे एजुकेशनल मेटा डेटा के बारे में. तो जो भी यहाँ पे डेटा नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी यूजर को, तो वही डेटा यहाँ पे दिया जाएगा. अगर देखिए यहाँ पे पहला आपका है डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा. तो इस प्रकार का मेटा डेटा प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन के बारे में. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बुक का, तो बुक का अथर, कॉपीराइट, पब्लिकेशन. सो दीज आर द कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट क्या है, ठीक. इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है वो आती है डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा की. देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया टाइटल, अथर, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स. सो दीज आर दी डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा. तो यहाँ दिया गया है कि डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा की सहायता से हम लोग डेटा के कंटेंट को और डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर यहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हुआ तो हम लोग यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. कैसे? थ्रू दी सर्च इंजन, और यहाँ पे अदर टूल की सहायता से हम लोग सर्च करके अगर हम लोग को इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो हम लोग इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, यानी कि एडमिन के बारे में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डेटा का. तो इसमें कि जैसे कि शामिल है फाइल, फॉर्मेट, साइज, क्रिएशन डेट. तो ये आता है मेटा डेटा के अंदर, मतलब कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा के अंदर आता है. तो आप लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा इसकी सहायता से पूरे डेटा को, यानी कि कितने टाइप बना है, कैसे बना है, उसको मेंटेन किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है ओवर टाइम, एंड कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट डेटा गवर्नेंस एंड दी प्रिजर्वेशन. इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अगला है स्ट्रक्चरल मेटा डेटा. देखिए, तो आप लिखेंगे इस प्रकार का मेटा डेटा प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किसके बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा है वो डेटा के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल मेटा डेटा. ठीक. अब यहाँ पे आपका अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चरल मेटा डेटा में शामिल होता है जैसे कि लिंक हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया. तो कहने मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में जो भी यहाँ पे डेटा है वो डेटा आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल मेटा डेटा. अब यहाँ देखिए अगला आपका है प्रोवेनियंस मेटा डेटा. तो आप लिखेंगे इस प्रकार का डेटा प्रोवाइड करता है कि डेटा का ओरिजिन कैसे हुआ, डेटा की हिस्ट्री के बारे में. जैसे कि यहाँ दिया गया क्रिएटर, डेटा क्रिएशन कब बना है, डेटा का सोर्स क्या है. तो ये आपको हो गया प्रोवेनियंस मेटा डेटा. अगला आपका है राइट मेटा डेटा, यानी कि जो भी यहाँ पे अधिकार की बात की जाए, जैसे कि आपका हो गया कि लाइसेंसिंग, एक्सेस कंट्रोल डेटा, ठीक. और यहाँ पे ओनरशिप, यानी कि जो भी यहाँ पे अधिकार की बात की जाए तो उस प्रकार का डेटा प्रोवाइड करता है राइट मेटा डेटा. जैसे कि यहाँ दिया गया है ना कि राइट मेटा डेटा की सहायता से यहाँ पे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो होता है राइट मेटा डेटा. अब यहाँ देखिए अगला आपका है एजुकेशनल मेटा डेटा. एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसे बोलते हैं एजुकेशनल मेटा डेटा. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक. एजुकेशनल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि लर्निंग आउटकम, एजुकेशनल लेवल. सो दीज आर दी कम्स अंडर दी एजुकेशनल मेटा डेटा, ठीक.
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैपिंग द डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर टू मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे कि मैपिंग द डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर टू दी मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। यहाँ पे 3 प्रकार का आर्किटेक्चर होता है। पहला आपका होता है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, और दूसरा आपका होता है शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर, और यहाँ तीसरा होता है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। सो हियर इज 3 आर्किटेक्चर व्हिच कम्स अंडर दी मैपिंग दी डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर टू दी मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आपका पहला आर्किटेक्चर है दैट इज दी शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर। देखिए ये आपका है शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर। तो आप लिखेंगे शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर में यहाँ पे कई सारे प्रोसेसर यूनिट हैं। देखिए दीज आर दी प्रोसेसर यूनिट, और इन सभी को एक सिंगल मेमोरी प्रोवाइड किया गया है, ग्लोबल शेयर मेमोरी, जिसकी सहायता से ये डेटा को, फाइल को, इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और सभी प्रोसेसर यूनिट इंटरकनेक्शन से ज्वाइंट है या फिर कनेक्टेड है। और यहाँ पे नीचे आपका डिस्क जो कि यहाँ पे ग्लोबल शेयर मेमोरी इससे ज्वाइंट है। तो आप लिखेंगे कि शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर यह जो है टाइटली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड, यानी कि इसमें जितने सारे सिस्टम है, जितने सारे प्रोसेसर यूनिट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी नहीं होगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यहाँ पे जितने सारे सिस्टम होते हैं, जितने सारे प्रोसेसर यूनिट होते हैं, उन सभी के पास एक खुद का मेमोरी होता है, जिसकी सहायता से वो डेटा को एक्सेस करते हैं या फिर वर्क करते हैं। ठीक, और यहाँ पे कई सारे हैं प्रोसेसर यूनिट। अब यहाँ देखिए जितने सारे प्रोसेसर यूनिट हैं वो कॉमन बस, यानी कि उनको एक कॉमन बस प्रोवाइड किया गया है, जिसकी सहायता से वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, सोर्स को या फिर रिसोर्स को शेयर करके। जैसे कि यहाँ दिया गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट कि ग्लोबल मेमोरी यह जो है शेयर्ड मोड में है, यानी कि ये फाइल को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे एक सेट आर है जिसमें कई सारे प्रोसेसर P1, P2, P3 ... Pn। तो इन सभी को एक मेमोरी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी सहायता से ये डेटा को, फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप लिखेंगे कि यहाँ पे एक ग्लोबल मेमोरी शेयर किया गया है डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट को। अब यहाँ देखिए शेयर मेमोरी में रीड ऑपरेशन और यहाँ पे राइट ऑपरेशन, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो आप लिखेंगे शेयर मेमोरी में रीड ऑपरेशन बहुत ही आसान तरीके से परफॉर्म हो जाता है एक साथ, यानी कि एक साथ जितने सारे प्रोसेसर यूनिट हैं वो लोग रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राइट ऑपरेशन में। राइट ऑपरेशन क्या है कि जितने सारे प्रोसेसर यूनिट हैं वो लोग एक साथ राइट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए डेटा को अपडेट करना है, फाइल को अपडेट करना है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके डेटा को, फाइल को अपडेट करेंगे या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि यहाँ क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके डेटा को परफॉर्म करेंगे या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये आपका हो गया शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब यहाँ देखिए अगला आपका है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। सबसे पहले आप देखेंगे इसके डायग्राम को, यहाँ भी है इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अभी आपने पीछे देखा तो यहाँ भी क्या है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, और यहाँ क्या है, प्रोसेसर यूनिट है। और यहाँ देखिए, और यहाँ भी ग्लोबल शेयर मेमोरी है या फिर ग्लोबल शेयर डिस्क सब सिस्टम है। तो आप लिखेंगे कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो भी यहाँ पे रिसोर्स है, फाइल है, डेटा है, ठीक, इंफॉर्मेशन है, वो डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट पे स्कैटर्ड है। ठीक, और यहाँ पे उन सभी डेटा को एक्सेस करके अपने डेटा को परफॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे डिफरेंट सिस्टम पे। देखिए यहाँ पे जो भी प्रोसेसर यूनिट है तो डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, डॉक्यूमेंट, डेटा, फाइल यहाँ पे स्टोर्ड है।
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ देखिए, तो इसीलिए आप लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे शेयर डिस्क आर्किटेक्चर यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सबसे पहले डेफिनेशन कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऑटोनोमियस सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी होता है, और वो जितने सारे सिस्टम होते हैं एक सिंगल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, और इसी सिंगल सिस्टम की सहायता से यूजर जिस डेटा की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्लोबल शेयर डिस्क सिस्टम है। अभी आपने पीछे पढ़ा ये यहाँ पे जो भी आपका शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर था, यहाँ पे रीड ऑपरेशन और यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो जा रहा था, लेकिन शेयर डिस्क आर्किटेक्चर में क्या देखिए, यहाँ पे रीड ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब यहाँ पे प्रोसेसर यूनिट यूज करेगा DLM को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेसर यूनिट है वो लोग DLM को यूज करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर को यूज करेंगे। फिर जो है जब उसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा राइट ऑपरेशन, तब यहाँ पे दूसरा प्रोसेसर यूनिट DLM का यूज करके राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर ये पूरा या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं होता है, यह पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। इसीलिए यह पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यहाँ पे जितने सारे प्रोसेसर यूनिट हैं वो लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यह हो गया शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आपका अगला है शेयर नथिंग आर्किटेक्चर। शेयर नथिंग आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, शेयर नथिंग आर्किटेक्चर यह जो है लूजली कपल्ड है। इस लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं, यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा, एक खुद का इंफॉर्मेशन, एक खुद का फाइल, डेटा, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन तो खुद का होता है। यानी कि आप लिखेंगे कि शेयर नथिंग आर्किटेक्चर में यहाँ पे जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी होता है, जिसकी सहायता से वो डेटा को, फाइल को, इंफॉर्मेशन को, रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं लूजली कपल्ड, यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे जितने सारे सिस्टम है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे कि शेयर्ड नथिंग सिस्टम या फिर आर्किटेक्चर में यहाँ पे एक सिंगल CPU है जो कि एक डिस्क से कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे जब यहाँ पे शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर लूजली कपल होगा, यानी कि शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर यह जो है एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ठीक, और यहाँ पे कोई भी ग्लोबल शेयर मेमोरी नहीं है। अभी आपने पीछे दोनों पढ़ा कि दोनों में ग्लोबल शेयर मेमोरी था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्लोबल शेयर मेमोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी है। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे कहीं भी ग्लोबल शेयर मेमोरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी है जिसकी सहायता से वो डेटा को, फाइल को, रिसोर्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे प्रत्येक प्रोसेसर यूनिट इंटरकनेक्शन नेटवर्क से ज्वाइंट है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया ना कि प्रत्येक सिस्टम के पास, प्रत्येक प्रोसेसर यूनिट के पास एक खुद का मेमोरी है वर्क करने के लिए, ताकि डेटा को एक्सेस कर पाए। और यहाँ पे जो भी प्रोसेसर यूनिट है, अगर वो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो लोग आपस में रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्ड के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड आएगा, तो आपस में यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्डिंग के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया शेयर नथिंग आर्किटेक्चर, एंड दिस इज दी शेयर डिस्क आर्किटेक्चर, एंड दिस इज दी शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैपिंग द डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर विद मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे स्कीमा जो है
पूरे डेटाबेस का एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, पूरे डेटाबेस का एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है। और आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि स्कीमा के अंदर पूरा रिकॉर्ड शामिल होता है, यानी कि यहाँ पे जितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, इस टेबल में जितने प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नेम, सो दीज आर द इंक्लूड इन दी स्कीमा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डेटाबेस, तो डेटाबेस से रिलेटेड यानी कि जो भी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका नेम है, एक टेबल के फॉर्म में जितने यहाँ पे एट्रीब्यूट हैं, रिकॉर्ड है, उस सभी रिकॉर्ड का जो भी यहाँ पे डेटा होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नेम होता है, वो स्कीमा में शामिल होता है। तो उसी प्रकार से डेटा वेयर हाउस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्कीमा। और यहाँ देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे डेटाबेस होता है और उसका यूज होता है रिलेशनल मॉडल, यानी कि यहाँ पे डेटाबेस यूज करता है रिलेशनल मॉडल, तो उसी प्रकार से जो भी यहाँ पे डेटा वेयर हाउस होता है, ये डेटा वेयर हाउस स्कीमा को यूज करता है। एक बार फिर से सुनिए, डेटाबेस यूज करता है रिलेशनल मॉडल को, जबकि डेटा वेयर हाउस यूज करता है स्कीमा को। और यहाँ पे स्कीमा होते हैं 3 टाइप का। पहला आपका है स्टार स्कीमा, दूसरा आपका है स्नोफ्लैक, और तीसरा आपका है फैक्ट कंसंट्रेशन स्कीमा। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है स्टार स्कीमा, तो आप लिखेंगे स्टार स्कीमा में यहाँ पे 2 प्रकार का टेबल होता है। पहला आपका है फैक्ट टेबल और दूसरा आपका है डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल क्या होता है, तो आप लिखेंगे फैक्ट टेबल दिस इज द कंटेंट ऑफ द की। कुछ की होते हैं तो उन की को अपने अंदर इंक्लूड करता है, यानी कि फैक्ट के अंदर कुछ की होते हैं। अब यहाँ देखिए, फैक्ट टेबल में जो भी यहाँ पे की होंगे, तो उस की के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे शो करता है डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन जो होता है ये अपने टेबल के अंदर, फैक्ट टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे की होता है, उस की को अपने टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है, यह जो है एक एट्रीब्यूट का सेट होता है। और यहाँ देखिए, स्टार स्कीमा में जितने सारे यहाँ पे डायमेंशन है, विद दी रिप्रेजेंट विद दी ओनली 1 डायमेंशन टेबल, यानी कि यहाँ केवल एक ही डायमेंशन टेबल में जो भी यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसको अपने अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे, स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा यह जो है नॉर्मलाइज नहीं होता है, नॉर्मलाइज नहीं होता है, यानी कि स्टार स्कीमा डी नॉर्मलाइज होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्टार स्कीमा, इसमें जो भी होता है डायमेंशन टेबल, तो डायमेंशन टेबल के बाद यहाँ पे डायमेंशन टेबल नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे जो भी डायमेंशन टेबल है, ये डायमेंशन टेबल के बाद यहाँ पे डायमेंशन टेबल नहीं आता है। और यहाँ पे फैक्ट टेबल होता है जो कि सेंटर में होता है, इधर भी डायमेंशन टेबल, इधर भी डायमेंशन टेबल, इधर भी, इधर भी, और बीच में सेंटर में होता है फैक्ट टेबल। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया कि फैक्ट टेबल के अंदर जो भी की होता है, उस की का डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट डायमेंशन टेबल अपने अंदर और रिप्रेजेंट करता है या फिर शो करता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया फैक्ट टेबल के अंदर, यहाँ पे दिया गया है सेल्स फैक्ट टेबल, और इसमें की है टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की, डॉलर्स सोल्ड, और यहाँ पे यूनिट सोल्ड। यानी कि आप लिखेंगे कि फैक्ट टेबल जो है एट्रीब्यूट को भी अपने अंदर इंसर्ट करता है या फिर स्टोर करता है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे फैक्ट टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे की है, जैसे कि टाइम का, आइटम का, ब्रांच का, लोकेशन का, तो यहाँ पे डायमेंशन अपने टेबल में इसको शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे टाइम का भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है, टाइम की, डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आइटम है, तो आइटम का भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है, आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड, टाइप, सप्लाई टाइप। अब यहाँ देखिए, ब्रांच का भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है, ब्रांच की, ब्रांच नेम, ब्रांड टाइप, और इसी प्रकार से यहाँ पे लोकेशन का भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन की, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ठीक। तो ये आपका हो गया स्टार स्कीमा, और स्टार स्कीमा नॉर्मलाइज नहीं होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि स्नोफ्लेक स्कीमा यह जो है नॉर्मलाइज होता है, यानी कि जब यहाँ पे इस टेबल में अगर यहाँ पे नॉर्मलाइज होगा या फिर नॉर्मलाइज करेंगे टेबल को, यानी कि यहाँ पे रिडंडेंसी कम होगी, रिडंडेंसी यहाँ पे कम होगी, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटाबेस में स्पेस है, वो स्पेस यहाँ पे मेंटेन होगा। तो आप लिखेंगे
कि स्नोफ्लेक स्कीमा नॉर्मलाइज होता है। ठीक, और यहाँ देखिए, यानी कि जो भी यहाँ पे फैक्ट टेबल होता है, उस फैक्ट टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे की होता है उसको यहाँ पे स्प्लिट किया जाता है और वहाँ पे एक एडिशनल टेबल जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि स्नोफ्लेक स्कीमा, इसमें क्या होता है, डायमेंशन टेबल के बाद भी डायमेंशन टेबल आता है। लेकिन आपने पीछे पढ़ा स्टार स्कीमा में, तो वहाँ पे डायमेंशन टेबल के बाद डायमेंशन टेबल नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, डायमेंशन टेबल के बाद भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डायमेंशन टेबल है, तो डायमेंशन टेबल के बाद भी डायमेंशन टेबल। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, फैक्ट टेबल है और यहाँ पे कुछ डायमेंशन टेबल है, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन टेबल हो सकते हैं। डायमेंशन टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे की है या फिर एट्रीब्यूट है, उसका भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है फैक्ट टेबल में, यहाँ पे आइटम की है, तो आइटम की का भी यहाँ पे आ गया डायमेंशन टेबल। अब इस आइटम डायमेंशन टेबल में यहाँ पे क्या है, सप्लायर की, तो सप्लायर की का भी यहाँ पे क्या आ गया, डायमेंशन टेबल आ गया। यानी कि हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दो डायमेंशन में इसको स्प्लिट कर दिया। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्ट टेबल में यहाँ पे लोकेशन की है, तो लोकेशन की का भी यहाँ पे बन गया डायमेंशन टेबल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डायमेंशन टेबल में जो बना है, लोकेशन की है, स्ट्रीट है, सिटी की है, तो यहाँ क्या है, सिटी की, जो कि आ रहा है डायमेंशन टेबल के अंदर, तो इसका भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल बन गया। इसी प्रकार से ब्रांच का भी देखिए, ब्रांच डायमेंशन टेबल के अंदर ब्रांच की, ब्रांच नेम, ब्रांच टाइम। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टाइम है फैक्ट टेबल के अंदर टाइम, इसका भी यहाँ पे बन गया टाइम डायमेंशन टेबल, यहाँ पे चीज़ आ गया। ठीक, तो वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है जो मैं बोला हूँ, वो डायग्राम बनाएंगे अपने एग्जाम में और सारा पॉइंट आप लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है फैक्ट कंसंट्रेशन स्कीमा, तो आप लिखेंगे यह जो है स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन वर्जन है। यह जो है स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन वर्जन है। किसका, स्टार स्कीमा का, स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन वर्जन है, और इसीलिए इसको गैलेक्सी भी बोला जाता है, गैलेक्सी स्कीमा। ठीक, और यहाँ पे आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा, वहाँ पे एक फैक्ट टेबल था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल होता है। देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल होते हैं, यहाँ पे फैक्ट टेबल, यहाँ फैक्ट टेबल, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट टेबल होता है। और फैक्ट कंसंट्रेशन स्कीमा या स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन वर्जन है, इसीलिए इसको गैलेक्सी स्कीमा भी बोला जाता है। और यहाँ पे दो है फैक्ट टेबल, जैसे कि यहाँ पे सेल्स का है, देखिए सेल्स का है, और यहाँ पे शिपिंग का है। तो यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा गया है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे फैक्ट टेबल में की है और उसकी का जो भी यहाँ पे डायमेंशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे टाइम की का टाइम की से, आइटम की का यहाँ पे आइटम की से, तो वो चीज़ यहाँ पे बना गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ फैक्ट टेबल है, इस फैक्ट टेबल में टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की, डॉलर सोल्ड, और यहाँ पे यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे टाइम की है, तो टाइम की का भी यहाँ पे बन गया टाइम डायमेंशन टेबल। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, आइटम की का भी यहाँ पे बन गया आइटम डायमेंशन टेबल। ठीक, और यहाँ देखिए शिपिंग फैक्ट टेबल, यहाँ क्या है, फैक्ट टेबल है शिपिंग का। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ जो शिपर की है, शिपर की, इसका बन गया शिपर डायमेंशन टेबल, जिसके अंदर यहाँ पे आ गया शिपर की, शिपर नेम, लोकेशन की, शिपर टाइप। इसी प्रकार से यहाँ पे सेल्स टेबल का भी यहाँ बन गया लोकेशन डायमेंशन टेबल। ठीक, और यहाँ देखिए ब्रांच का भी यहाँ बन गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे की है, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे टाइम की है ना, तो टाइम की यहाँ पे ज्वाइंट हो गया टाइम की के साथ। ठीक, और यहाँ पे आइटम की के साथ देखिए, यहाँ जो लोकेशन की है,
यहाँ ज्वाइंट हो गया लोकेशन की के साथ। यहाँ जो ब्रांच की है ये ब्रांच की ज्वाइंट हो गया ब्रांच की के साथ। यानी कि जो भी यहाँ फैक्ट टेबल है वो फैक्ट टेबल जो भी यहाँ पे की है और जो भी यहाँ पे डायमेंशन टेबल के अंदर की है वो आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये आपका हो गया DWDM पार्ट 2 लेक्चर। तो ये आपका है पार्ट 2 लेक्चर और आपका पूरा यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग ग्रुप में व्हाट्सएप में और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।